माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मॉनसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 1 महीने के पश्चात एकत्र हुए हैं। कई नवीन सदस्य उपचुनावों के माध्यम से निर्वाचित हुए हैं। महासचिव इन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करवाएं। जी महोदय, सुश्री यांचल नामो जो लद्दाख के लेह संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। I, Yanchal Namo, having been elected a member of House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, ma'am. शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, मैं शपथ लूंगा। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मराठी में। मी कृष्ण पाटील युवा संसदाच्या लोकसभाच्या सदस्य निर्वाचित झालो आहे। परमेश्वराची शपथ घेतो की मी विधीसोबत भारताचे संविधानाचे प्रति श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवणार, देशाची प्रभुसत्ता आणि अखंडता ठेवणार आणि ज्या पदासाठी माझी निवड झाली आहे त्या पदाची मी कर्तव्य आणि निष्ठाची श्रद्धापूर्वक निर्वहन करण्याची शपथ घेतो आहे। धन्यवाद। विष्णुपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, मैं शपथ लेंगे। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी भाषा। मैं शैलेश विश्वकर्मा जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। आज हम 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। मेरा ये दुखद कर्तव्य है कि मैं श्री पंडित सुखराम, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सदस्य रह चुके हैं, उनके निधन की औपचारिक सूचना दूं। श्री पंडित सुखराम का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री श्री तनिष्क शर्मा। महोदया, मैं श्री पंडित सुखराम माननीय सांसद सदना को स्वयं तथा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महोदया, श्री पंडित सुखराम का जन्म 27 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कोटली में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह कानून के अच्छे जानकार, उनके अवदानों को सदन हमेशा याद रखेगा। मैं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। महोदया, मैं आपके एवं सदन के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। पंडित सुखराम शर्मा के साथ एक साथी के तौर पर कार्य करने का मेरा गहरा अनुभव रहा है। वे साफ दिल के मालिक एवं नेक इंसान थे। उन्होंने जीवन में जितनी दुश्वारियां देखी, उतना ही वे सरल, सहज एवं मानवीय होते गए। मैं ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ तथा सरकार से अपेक्षा करूंगा कि उनके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह सुनिश्चित करें। अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे। ओम शांति शांति। Introduce new ministers. Honorable Speaker Madam, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues, the new minister, Mr. Grant Kaushik, Minister of Labour and Employment, Sri Shujal, Minister of Health and Family Welfare. Question number 101, Miss Zarina Khatun. धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में कितने केंद्र विद्यालय हैं तथा इनमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? क्या इनमें प्रवेश केंद्र विद्यालय संगठन के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर होता है? हाल ही में एक दैनिक समाचार पत्र में ऐसे विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। यदि हाँ, तो सरकार इसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी नीति क्यों नहीं अपना रही है, जिससे कमजोर व गरीब तबके के बच्चे भी इन
गुणवत्ता वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सके। धन्यवाद महोदय। एजुकेशन मिनिस्टर मिस फाहिमा मंजूर। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 1250 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देती है और इस उद्देश्य को लेकर चलती है कि केंद्र कर्मियों के बार बार के स्थानांतरण से उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। अतः सारे केंद्र विद्यालय में एक समय में एक ही पाठ्यक्रम चलता है। इनमें प्रवेश के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें श्रेणी का ध्यान रखा जाता है। प्रथम श्रेणी केंद्र विद्यालय सरकार के कर्मचारियों की है। इसका पूर्ण दिशा निर्देश केंद्र विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ख और ग, इसमें केंद्र विद्यालय संगठन के किसी भी अधिकारी के द्वारा ना तो कोई सिफारिश की जाती है और ना वे मान्य है। हाँ, पहले माननीय संसद अपने संसदीय क्षेत्र से 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सिफारिशें कर सकते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न सुश्री ईशा देवी। सुनने में ये भी आया है कि सरकार सांसद कोटा को समाप्त किया गया है, क्या ये सही है? धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री सुश्री फाहिमा मंजूर जी। अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विद्यालय में संसदों की सिफारिशों से होने वाले प्रवेश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी माननीय संसद अपने संसदीय क्षेत्र से केंद्र विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के लिए सिफारिश नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद महोदय। संख्या 102 श्री नकुल जी। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय रक्षा मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि भारत रूस से 70% हथियारों का आयात करता है, और क्या आपको नहीं लगता कि हमें भारत में ही हथियारों का निर्माण शुरू कर देना चाहिए, और आपका मंत्रालय इस ओर क्या कदम बढ़ा रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शैलेश विश्वकर्मा। बड़ी सभापति महोदय जी, मेरे विपक्षी दल के मित्र ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत रूस से 70% हथियारों का आयात करता है, लेकिन भारत रूस से अपनी निर्भरता को कम करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। हमने राफेल जैसे विमानों का आयात पूरे विश्व में मशहूर डिफॉल्ट एविएशन जैसी प्रसिद्ध कंपनियों से राफेल जैसे हमने भारत में आने वाले कुछ समय में PLI स्कीम के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में राफेल जैसा एडवांस विमान भी बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि हम आत्मनिर्भर कब होंगे, न केवल सदन को बल्कि पूरे देश को बताते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि आने वाले 2040 तक भारत में राफेल जैसा विमान बनेगा। हमारी सरकार की एक उचित जन कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 103 ऑनरेबल मेंबर मिस सेरिंग सोजरोन। Thank you, Speaker Madam. Honorable Speaker Madam, I want to draw your attention towards the recent environment crisis in our country. Will the Minister of Environment please state that whether it is a fact that 30% of India's land is degraded? If so, what are the steps that Government of India is taking to restore the degraded lands? Also, the vegetation in the Himalayas are receding at an alarming rate due to climate change. What step government is taking to address this problem? Thank you, Speaker Madam. Honorable Minister of Environment Miss Padma Utton. Madam, thank you, Speaker Madam. I would like to tell the concerned member that the Government of India made a pledge to bring under restoration 13 million hectares of degraded land by 2020 and an additional 8 million hectares by 2030. Besides this, there are programs started by the government such as Desert Development Program, Integrated Watershed Management Program, United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD, National Mission for Green India and National Afforestation Program. Thank you, Speaker Madam. For Honorable Member Miss Kedor Mamu. Madam, Speaker Madam, I want to ask Labour and Employment that what are the initiatives government have taken to reduce unemployment in India, given the fact that educated unemployment in India is rising at a fast rate. Thank you, Speaker Madam. Minister of Labour and Employment
श्री ग्रंथ कौशिक जी। Thank you, Speaker Madam. The Government of India has introduced various schemes like MG Narega and the Deen Dayal Upadhyaya Graman Kaushal Yojana of the Ministry of Rural Development, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Livelihood Mission of the Ministry of Housing and Urban Affairs, etc. for the employment generation. Besides this initiative, various flagship programs of the government India such as Make in India, Startup India, Digital India, Smart City Mission, Atal Mission and Urban Transformation, Housing for All, Infrastructure Development and Industrial Corridor are also oriented towards generating employment opportunities. Thank you, Speaker Madam. Now we will proceed towards Speaker Madam, I want to ask supplementary question to the Minister of Environment. You have no right What to they are doing to protect Please the sit down. ecology of Please Ladakh? sit down. कृपया नीचे बैठ जाइए। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। जी महोदय, युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त मुझे निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रतिक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार संविधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो 28 मार्च 2022 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए संविधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। के अधीन अल्पावधि चर्चा अथवा नियम 193 के अधीन उठाए जाने वाले अविलंबनीय महत्व के मामलों पर सदन में बहस होगी। श्री अंश खजूरिया, सुश्री सेरिंग छोजरुन, श्री कर्मा सुत्पा से अनुरोध है कि वह सदन के समक्ष अपनी चर्चा उठाएं। मैं अतिरूप के साथ सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे देश में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें हमारे देश ने बहुत से मासूमों को खो दिया। महोदया, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत हुई। महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री सुजल प्रसाद से यह जानना चाहता हूं कि क्षति की पूर्ति के लिए आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है। जिन लोगों पे ये अजीम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनके प्रति आखिर इस सरकार के क्या कर्तव्य बनते हैं। धन्यवाद महोदया। मिस सेरिंग छोजरुन। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से संसाधनों का ध्यान मेडिकल कॉलेज में हुई घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, जो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। बताया जा रहा है कि भुगतान न होने के कारण ऑक्सीजन की कंपनी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर दी थी। तो महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है। क्या ये ऑक्सीजन की कमी से हुई थी या कोई और कारण से? धन्यवाद महोदय जी। माननीय सभापति महोदय, इस दिल दहला देने वाली घटना ने हमें अन्य देशों के समक्ष शर्मिंदा कर दिया है। इस घटना ने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर जिम्मेदार और अक्षम साबित कर दिया है। इस दुखद हादसे के लिए हमें किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार या अन्य सभी विभाग के अधिकारियों को? आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेदार? क्यों नहीं करवाया गया समय पर ऑक्सीजन का प्रबंध? मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि वायरस फैलने से पहले क्या पूर्व सावधानियां बरती गई? धन्यवाद महोदय। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री सुजल प्रसाद। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार पर ऐसा कदम लग गया है जिससे आने वाली पीढ़ियां भुला नहीं पाएंगी। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना ने विचलित कर दिया है। न केवल मैं, बल्कि हर वे व्यक्ति सोया नहीं होगा जो संवेदनशील है महोदय। इस संबंध में मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिसे मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। हमारी सरकार इस घटना पर भी नजर बनाए हुए है कि राज्य सरकार को मदद देने के लिए भी तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। इस हादसे के जांच
के आदेश दे दिए गए हैं। यह समिति यह भी जांच करेगी कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को समय पर भुगतान क्यों नहीं किया गया। मैं यह सदन को आश्वासन देता हूं कि इस घटना के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। धन्यवाद महोदय। Yes, serious breach of rules has been committed by a journalist in newspaper while committing and using derogatory language and baseless remarks against our party leaders. All these attributed dishonest motive and express their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable member of the parliament. I therefore request to allow me to raise a question on that matter now. Ms. Tanzin Dulkar, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the journalist if recorded. I shall consider it. You cannot spring on me like this. I have already given a notice of it at 10:15 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. To the United Arab Emirates Parliamentary Delegation, honorable members, I have to make an announcement. Now it's time to welcome foreign delegates. On the behalf of honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Abdul Rahman, Minister of UAE Parliament. Miss Mariam, Member of Parliament. Mr. Suhail, Member of Parliament. These are the honorable member of UAE Parliamentary Delegation who are on a visit to India and reached Delhi on Friday 11 July 2022. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes to them, to their President, Prime Minister, Parliament, the government and very friendly people of UAE. अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सुश्री सेलिम फाल्की और श्री संजय अमचू सांसद प्रतिपक्ष मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। मिस सेलिम फाल्की। Mr. Speaker, Madam, I beg to call the attention of the government to inclusion of Ladakh in 6th schedule of the Constitution to safeguard land, employment and cultural identity of local population. Thank you, Madam. Honorable Home Minister, Ms. Satan Gulma. Thank you, Speaker Madam. Notably, no region outside the Northeast has been included in the 6th schedule. In fact, even in Manipur, which has predominantly tribal population in some places, the autonomous councils are not included in the 6th schedule. The Ladakh inclusion in the 6th schedule is under consideration. Thank you, Madam. Honorable Member, Ms. Tanzil Amchuk. Thank you, Madam. However, it remains the prerogative of the government in care. If so decides, government can bring a bill to amend the constitution for this purpose. May I ask, Minister, if this law be changed by the change in constitution by a good majority? Honorary Satan Gulma. Speaker Madam, it can be changed. Therefore, I most respectfully request the members of the House who do not belong to Ladakh to take more interest in the provision for Ladakh. It is important that the honorable members do so and agree to the formation of a committee, an intelligent committee, to let go around the areas of Ladakh and see the things for themselves, speak to them and gain more personal knowledge about the people and the importance and need of 6th schedule in the area. The best way to satisfy people of Ladakh is to give them certain measures of self-governance, and they may develop themselves according to their own genres and culture. Thank you, Speaker Madam. माननीय विदेश मंत्री श्री अभिमन्यु जी। Madam Speaker, I beg to bill on weapons of mass destruction and delivery system, prohibition of unlawful activities, Amendment Bill 2022. I want this August House for detailed deliberation on it. Resolution is laid in the House regarding the bill on amendment in the Act on Weapons of Mass Destruction and the Delivery System, prohibition of unlawful activities. External Affairs Minister Shri Abhimanyu ji. Madam Speaker, what we are trying to make through this bill, we are upgrading a law which is 17 years old, which needs updation.
With these words, I put forward my views on weapons of mass destruction and delivery system, prohibition of unlawful activities, Amendment Bill 2022. Thank you. Consideration of the weapons of mass destruction and the delivery system, prohibition of unlawful activities, Amendment Bill 2022. Honorable Member Mr. Jampel Dorje ji. Speaker Madam, I have a couple of questions. I would want Minister try and bring this House up to speed whether there has been any progress between 2018 when summit was held in Kazakhstan to 2022 in our efforts to get membership of nuclear surprise group. Speaker Madam, I have got to know from the Honorable Minister that with all this, using all the friendship you have made last few years, I would like to ask the Honorable Minister that why we have not joined the group of energy yet and what we are doing to excel our position. America was very positive about it. Lots of nations supported India, but New Zealand, Australia and China objected India. What our position in such wonderful relations? My ultimate question is regarding the blast in Bihar in 2018. The weapon of mass destruction was involved by the National Investigating Agency. Will the Minister will state whether charge sheet got filed under the relevant section of this Act? Thank you, Madam. Honorable External Affairs Minister Shri Abhimanyu ji. I want to reply the opposition member that energy requires consensus. There is a reason why the consensus was not there. There are countries who are genuinely willing to debate, but there are also countries who have different agenda but are creating block to the consensus. So it is something we are working on. Our role in arms control, disarmament, proliferation, regimes and initiative is today very strong. Our reputation is very good and I believe that the passage of this bill will strengthen our both national security and our global reputation. In case of Bihar incident happened in 2018, I want to confirm the decision of NIA. When NIA took the charge of the case, there was no reference to the WMD Act. So this is my response to this August House. Thank you, Madam. Honorable Member Ms. Hitan Dolkar. I oppose this bill, Speaker Madam. This is a narrow proposal. Someone may by mistake caught in a situation of financial law under this Act and there is possibility that this would affect legitimate research and development. Thank you, Speaker Madam. Honorable External Affairs Minister Shri Abhimanyu ji. Madam Speaker, honorable members have said that it's a narrow proposal. I want to tell the honorable members that it is meant to be an amendment for shortcoming or something which was missing in the current law. It is not a new law. It is not a broad policy directive. I appreciate and understand what different members have said on different issues. We have taken different issues. I want to emphasize the purpose of the whole exercise to bring specific change in law, additional in law, so that the country's record, this country's reputation, this country's security is ensured by financial measures which the government is in a position to take. Members have also asked if someone caught in the situation of financial law under this Act and whether it would affect legitimate research and development. Madam Speaker, I want to reply this August House that in the past we have experienced and long list of individual entities already sanctioned. Anybody who is dealing with the business, who is looking anything which involves weapons of mass destruction, the technology, the equipments, the reach out of the government and the nature of this business, the possibility that anyone caused mistakenly by the financial law is not realistic. It has not happened in last 17 years. Research and development is most specialized area. Most countries, most governments and most scientists are aware of what better is. Thank you, madam. Honorable Member Ms. Tanzil Rozin. Speaker Madam, the issue of finance is implicit in it. Will the Minister kindly address what is new in this bill? There was a reference to add and to avid, and if there is add and avid, why should have specific reference to finance? Thank you, ma'am. Honorable External Affairs Minister Shri Abhimanyu ji.
Madam Speaker, this amendment bill is introduced to include recommendation of FATF, whether countries are responsible in terms of financial policy and no fund should be directly available to any person dealing with it. MEA notification will be addressed to RBI. They will guide banks following orders which MEA would regularly bring out. Honorable members have also asked if there is reference to aid and abet, and if there is aid and abet, why should have specific reference to finance? I want to say this august house that the judgment of foreign ministry, law ministry and even finance ministry is that aid and abet were not sufficient. That it requires something very specific on finance also, and FATF requires it. We should play our role. We should look at our national interest and we should do this effectively. The issue of disarmament, arms control and in the proliferation. Thank you, madam. Honorable member, Mr. Krishna Patil. धन्यवाद सभापति महोदया। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश मंत्री द्वारा लाए गए बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदया, इतना खतरा आम जनमानस को कभी नहीं था जितना कि आज लग रहा है। चीन में कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे प्रयोग हुआ या नहीं, ये बहस चल रही है। मैं सभ्य तरीके से सबका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि पहले हम अपने आप को सशक्त बनाएं। कुछ आतंकवादी जो अब मर चुके हैं, हम उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं था, लेकिन इस बिल के पास होने से अब यह अधिकार होगा। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हमें FATF के रेजोल्यूशन को मदद करने की आवश्यकता है, और इस कारण से ही माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, हमें उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा किया गया है। और मुझे यह लगता है कि विश्व गुरु बनना और भारत को ताकतवर बनाने में हमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Honorable member, Mr. Divansh Kumar. Thank you, Madam Speaker. I would like to support again the Amendment Bill 2022. So, without any reservation, we all want to support this bill to keep our nation strong and secure. Whatever bill we introduce, opposition will be support without any hesitation. Thank you, Madam. अब हम विधेयक के खंडाशय की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि खंड 1 से 4 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे। हाँ। जो इसके पक्ष में है कृपया, जो इसके पक्ष में नहीं है कृपया नहीं कहे। नहीं। मेरा विचार ये है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। खंड 1 से 4 तक विधेयक का अंग बन गए हैं। माननीय विदेश मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रस्ताव के अनुसार खंड 5 को संशोधित किया गया है, इसलिए खंड 5 संशोधित करते हुए प्रस्ताव किया गया है कि खंड 5 भी विधेयक का अंग बने। धन्यवाद। अब प्रश्न ये है कि खंड 5 भी विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे। हाँ। जो इसके पक्ष में नहीं है कृपया ना कहे। नहीं। मेरा विचार ये है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। खंड 5 भी विधेयक का अंग बन गया है। माननीय विदेश मंत्री महोदया, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का संशोधन विधेयक 2022 पारित किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध 2022 आवश्यक संशोधन के उपरांत पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे। हाँ। जो इसके पक्ष में नहीं है कृपया ना कहे। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार किया